हेलो एवरीवन। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतिहास की श्रृंखला में और हम लोग पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए। आई होप सो आप लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हो, घर पे रिवीजन चल रहा होगा ठीक तरीके से। पैट के इतिहास श्रृंखला में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक को कवर किया था भैया, हर्षवर्धन को, हर्ष को। इनके बाद आपका टॉपिक लिखा है सिलेबस में राजपूत वंश। तो प्रमुख राजपूत वंशों की बात करेंगे। पहले नंबर पे हम पढ़ लेंगे गुर्जर प्रतिहारों को। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश। फाइन। मैं आपको बताऊं, जैसे ही हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन होगा उस जगह गुर्जर प्रतिहार क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो कन्नौज पर अधिकार कर लेंगे और फिर यहाँ पर यही शासन करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा और बताता हूँ कि स्थापना कौन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया हरवंश। हरवंश जी ने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद कुछ जितने सारे प्रतापी राजा वगैरह होंगे वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। पहले नंबर पर पढ़ेंगे किसको, नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम, राइट। तो भैया इनको पढ़ने के क्रम में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनकी राजधानी क्या थी। डायरेक्ट लिखते चलेंगे ऐसे पॉइंट। राजधानी, राजधानी भीनमाल हुआ करती थी, भीनमाल। इनके समय अरबों का आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण। पश्चिम से अरब आए थे, आक्रमण किया था, इन्हीं के टाइम हुआ था। नेक्स्ट बात करता है इनको अल मसूदी ने अलजुरुज कहा है। अल मसूदी ने इन्हें किन्हें, गुर्जर प्रतिहारों को अलजुरुज कहा है, अलजुरुज। वहीं और वहीं पे बात करेंगे हुएनसांग की। हुएनसांग ने इन्हें तथा हुएनसांग ने क्या कहा है, कुचेलो। तो आप याद रखोगे कुचेलो और अलजुरुज किस राजवंश के लिए प्रयोग हुआ शब्द है। आंसर होगा आपका क्या, गुर्जर प्रतिहार। फाइन। तो ये सारी चीज़ें देखी हमने, इतना सारा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद फर्दर बात करेंगे नागभट्ट प्रथम में, इतना ही देखना है और कुछ इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं वत्सराज। वत्सराज थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, ये प्रतापी शासक थे। प्रतापी शासक, इनके समय में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज समझ रहे हो, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने खूब सारी बातें करी। व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था कौन सा, कन्नौज। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, मैं बोल रहा हूं त्रिपक्षीय, भैया ध्यान देना है, त्रिपक्षीय संघर्ष। इसका मतलब है संघर्ष हमेशा दो लोगों में होता है, यहाँ त्रिपक्षीय मतलब तीन पक्ष होंगे। उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो गुर्जर प्रतिहार, राइट। दूसरे राष्ट्रकूट, और तीसरे एमपी के नीचे वाले सेक्शन में ये रहते थे, एमपी के नीचे वाले सेक्शन में। और ये गुर्जर प्रतिहार तो आपको पता ही, ये गुजरात वाला सेक्शन है। और यहाँ से आएंगे पाल, और ये जो पाल होंगे वो आएंगे बंगाल से। इतना सारा कुछ देख लिया आपने। इसके बाद इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं त्रिपक्षीय संघर्ष को, मैं ठीक से यहाँ लिखूंगा, इस पाटा दे रहा हूँ। बात कर रहे थे त्रिपक्षीय संघर्ष की। त्रिपक्षीय संघर्ष भैया किसके समय हो रहा है, गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, वत्सराज। तो भैया पहली बारी जो लड़ाई होगी, फर्स्ट लड़ाई या फर्स्ट शुरुआत, वो किस में होगी, पाल वर्सेस गुर्जर प्रतिहार, राइट। इन दोनों के बीच में मैच होना है ये। और इस मैच में, अच्छा, पाल वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक हुआ करता था गोपाल, राइट। मैं यहाँ गोपाल ही लिख दे रहा हूँ, गोपाल। और यहाँ गुर्जर प्रतिहार की तरफ से वत्सराज। भैया संघर्ष जारी है,
चल रहा है महायुद्ध, वत्सराज जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई? पाल और गुर्जर प्रतिहार। इसमें वत्सराज जीत गए और ये हार गए। भैया देखो इन्होंने तो मैच जीत लिया, तो अभी ये सेमीफाइनल हो रहा था, तो फाइनल में कौन जाएगा? यही जाएंगे। सेकेंड वन, लड़ाई में क्या हुआ? मुझे लड़ाई लिखने से ज़्यादा बेहतर युद्ध लिखना चाहिए था। ठीक है, संघर्ष लिख दे रहा हूँ, संघर्ष। अभी यहाँ कौन? इनकी तो पारी खत्म, वापस कौन आ जाएगा? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। और इनका संघर्ष किससे होगा? पाल प्रतिहार। और मैंने तीसरा कौन बताया था? राष्ट्रकूट। तो यहाँ से राष्ट्रकूट आएंगे, राष्ट्रकूट। ये जीते हैं, ये कैप्टन है, तो ये आएंगे वत्सराज फिर से मैदान में। और यहाँ पर कौन? राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग हुआ करता था यहाँ का। कौन? राष्ट्रकूट का कि कौन हुआ करता था? ये शासक हुआ करता था, मतलब संस्थापक हुआ करता था भाई। तो इस तरह से क्या हुआ, ये यहाँ पर राष्ट्रकूट की तरफ से आएगा युद्ध लड़ने। कौन आएगा? युद्ध लड़ने आएगा भैया ध्रुव। युद्ध लड़ने आएगा ध्रुव। जो मैंने दंती दुर्ग लिखा है ये संस्थापक है क्या? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। गुर्जर प्रतिहार की तरफ से वत्सराज लड़ रहा है और इनकी तरफ से कौन लड़ रहा है? ध्रुव। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि दंती दुर्ग लड़ रहा था। दंती दुर्ग लड़ नहीं रहा था। दंती दुर्ग क्या? इसका संस्थापक है। और यहाँ पर लड़ कौन रहा है? ध्रुव, राजा ध्रुव। नहीं, और हुआ क्या यहाँ पर? ये जो मैच का फाइनल आया तो ये हार गए और ये जीत गया। इसका मतलब राष्ट्रकूट जीत गए। आगे छिटपुट युद्ध होते रहे, आगे लड़ाइयाँ लड़ती नहीं, लड़ी जाती नहीं, चीज़ें आगे देखते रहेंगे सारी चीज़ें। इसके बाद ये तो वत्सराज में हमें इतना ही पढ़ना था। वत्सराज में यही इंपॉर्टेंट था कि ये संघर्ष शुरू हो गया था, त्रिपक्षीय संघर्ष आगे चलते रहेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ नेक्स्ट वन लिखेंगे। वत्सराज हो गया। तो वत्सराज के बाद देखो, जैसे नागवट इसके पहले हुआ था, नागवट प्रथम, वत्सराज हो गया, अभी नागवट द्वितीय आएगा, नागवट 2। फाइन। तो नागवट 2 की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसने राजधानी कन्नौज बनाई थी, राजधानी कन्नौज। अभी क्या गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कहाँ होगी? कन्नौज। तो इसमें ठीक है, इतना ही, और कुछ नहीं। इसके बाद आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भैया हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम का लेवल पैट है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो भी। तो मिहिर भोज नेक्स्ट वन होगा। ये प्रतापी राजा था, ज़्यादा प्रतापी था, 836 से स्टार्ट करेगा ये, 836। प्रतापी लिख दे रहा हूँ, प्रतापी शासक था ये, राइट। सेकंड 836। मुझे एक चीज़ बताओ, अब एक चीज़ बताओ, 836 बीसी है एडी? अभी बीसी की तो बात नहीं करेंगे, एडी की बात करेंगे, है ना। एडी मतलब ईस्वी, तो 836 ईस्वी लिख दे रहा हूँ मैं। ईस्वी से लगभग 885 तक चला गया था इसने शासन किया था, ठीक है। तो मेरे बोझ हो गया। इसने कुछ उपाधियाँ ली हुई थी, आदि बारह की उपाधि थी, उपाधि लिख दे रहा हूँ यहाँ, उपाधि आदि बारह, आदि बारह की उपाधि थी, उपाधि ली थी। फाइन। तो इसमें ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट वन मेरे बोझ के बाद आएगा मेहर भोज। मेहर भोज के बाद महेंद्र पाल। महेंद्र पाल देखेंगे, महेंद्र पाल, महेंद्र पाल। भाई तो महेंद्र पाल का क्या है, इन्होंने भी निर्भय राज और इस तरह की उपाधियां ली थी। तो पहले इनकी उपाधियां ही लिख लेते हैं। उपाधियां निर्भय राज, कैसे चमक रहा है यार, तो चमक रहा है यार, छोड़ो। निर्भय राज, रघुकुल, रघुकुल तिलक, ये इनकी भैया उपाधियां होती थी। महेंद्र पाल की उपाधियां मैंने बताई आपको, क्या रघुकुल तिलक और निर्भय राज, ये दोनों उपाधियां हुआ करती थी। इनके दरबार में इंपॉर्टेंट क्या है, आपने नाम सुना होगा राजशेखर का।
राजशेखर इनके दरबारी हुआ करते थे, दरबारी। राजशेखर किनके दरबारी थे भैया? महेंद्रपाल के दरबारी थे। तो राजशेखर को क्यों याद किया जाता है? इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो उनमें से प्रसिद्ध हैं काव्य मीमांसा, मीमांसा, सेकंड कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, और एक और कौन सी थी? बाल रामायण, बाल रामायण। ये तीनों रचनाएं आप याद रखोगे, राजशेखर ने लिखी है। राजशेखर किसके दरबारी थे? तो महेंद्रपाल के शासन में हुआ करते थे, उन्हीं के दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, तो बाकी ठीक है। इनके बाद लिखते हैं नेक्स्ट महिपाल, महिपाल प्रथम। कौन आएगा? महिपाल प्रथम आएंगे। तो इनके समय अल-मसूदी आया हुआ था, अल-मसूदी। महिपाल प्रथम के समय अल-मसूदी, अल-मसूदी ने भारत की यात्रा करी थी, भारत आया था। बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअली वन लाइनर सवाल होते हैं डायरेक्ट कि अल-मसूदी किसके समय आया हुआ था, तो टिक कर लेंगे आराम से, महिपाल के समय आया हुआ था। रिवीजन कर लिया होगा आप लोगों ने चीज़ों को। पढ़ते टाइम एक और चीज़ याद रखना है कि लिखते टाइम, पढ़ते टाइम अपनी राइटिंग्स को वापस साथ साथ पढ़ते चला करेंगे साथ साथ, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं। इसके बाद और भी है, महिपाली इंपॉर्टेंट था, इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट नहीं हुए। जैसे एक दो और ऐसा, एक मैं याद आ रहा है, जैसे राज्यपाल का नाम और है, राज्यपाल। एक शासक और हुआ करता था, राज्यपाल, नाम था राज्यपाल। ये कहीं का गवर्नर नहीं था, इसका नाम ही था राज्यपाल। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके समय गजनवी ने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी, गजनवी ने आक्रमण किया था। नहीं, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था इसके समय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इतनी ठीक हैं। फाइनली इसके बाद फिनिश आउट करेंगे इसको, कौन से वंश को? गुर्जर प्रतिहार वंश को, और इतना इसमें ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप लोग, नेक्स्ट भी हेडिंग लगाना है, दूसरा गाढ़वाल लगा दो, गाढ़वाल वंश, इसको राठौड़ वंश भी बोलते हैं। गाढ़वाल वंश या राठौड़ वंश, फाइन। तो इसके संस्थापक का ही नाम लिखोगे सबसे पहले, संस्थापक। बहुत ज़्यादा फैक्ट इसमें नोट नहीं करेंगे हम लोग। संस्थापक है चंद्रदेव, चंद्रदेव। और इसी क्रम में एक और शासक आया था जिसका नाम आप सारे ही जानते हो, कहीं ना कहीं सुना होगा, जयचंद। ये भैया वही जयचंद है जिसको अभी आपने पृथ्वीराज 3 में देखा होगा, ये वही जयचंद है। तो इससे ये इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा हो जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट था नहीं है। इसकी कुछ हरकतें ऐसी हो गई 1170 से 1194 तक, ईस्वी तक। मैंने सनें आपको लिमिटेड ही बताई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी होती है। तो अभी आजकल ट्रेंड क्या हो रहा है, सनों पे थोड़ा कम फोकस किया जा रहा है, कंटेंट को उठाने लगे हैं वो। तो फैक्ट्स जो होने चाहिए, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ को देखते चलेंगे। यहाँ देखें, बात जयचंद की कर रहा था, तो जयचंद 1170 से 1194 तक रहा। तो हुआ क्या था, थोड़ी सी कहानी है पृथ्वीराज 3 से लेकर। जयचंद और पृथ्वीराज की मित्रता हुआ करती थी, मतलब ठीक ठीक दोस्त थे दोनों, आना जाना ऐसे बना रहता था। तो हुआ क्या, एक दिन जयचंद को कुछ जानकारी ये मिली कि उसकी बेटी जो संयोगिता थी, जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता, इसकी बेटी है संयोगिता, और संयोगिता इसके मित्र था कौन? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड, इसको बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, राइट। इनका इनसे हो गया प्रेम। उस समय बलशाली हुआ करते थे, प्रतापी राजा थे, तो कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि उसे ठीक ठाक मतलब वर मिले, अच्छा सा वर मिले, आई होप सो। तो यही सारा कुछ हुआ, संयोगिता को प्रेम हो गया इससे। अब ये बात जयचंद को रास नहीं आई, तो जयचंद मतलब इस बात के एंटी हो गया कि मतलब ये सब ऐसे कैसे।
तो जयचंद ने एक काम किया। जयचंद ने छोटी सी स्टोरी ऐसे ही बता देता हूँ याद रखने के लिए। आज जयचंद एक सभा बुलाता है, एक सभा बुलाता है और वहाँ पर साइड में तो लोग बैठते ही हैं इन सभा में। उस सभा में बुलाता क्यों है वो सभा? वो बुलाता है संयोगता की स्वयंवर के लिए, और अनाउंस करा देता है सारी जगहों पर आसपास के क्षेत्रों में कि संयोगता का स्वयंवर है और सारे के सारे राजा आमंत्रित हैं। आप में से जैसे भी संयोगता को संयोगता जिसे भी आप में से चुनेगी उससे संयोगता का विवाह किया जाएगा। ये सारी कहानी इतनी तो ठीक थी। अब संयोगता को पता चला ये सब ये ऐसे हो रहा है, तो संयोगता को तो रास नहीं आए, कैसी रास आएगा? प्रेम कहीं और ले कोई और जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो संयोगता ने याद किया क्या? संयोगता ने देख रखी हो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो वाली। तो संयोगता को याद आया क्या कि ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो उनने क्या किया, संयोगता ने मैसेज पहुंचाया वहाँ पे। कहाँ? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के पास। तुरंत मैसेज आया व्हाट्सएप पे इनके। इन्होंने चेक किया कि संयोगता, अरे तुम स्कूल में हो, कैसे शादी दूसरी जगह, मेरे पापा मेरी दूसरी जगह शादी कर रहे हैं और आके मुझे बचा लो। इन्होंने कहा अरे नहीं बेबी मैं आ रहा हूँ। तो ये सारा जो भी रहा होगा मामला, तो इन्होंने कहा अरे नहीं आते हैं हम। और अपना प्रेम फिर किस काम का। एक घटना और हुई क्या, ये जो जयचंद यहाँ था, जयचंद इसने किसको, सारे राजाओं को तो बुलाया था, किसको छोड़ दिया था? पृथ्वीराज चौहान को। तो इसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? ये बेइज्जती करना चाहता था उनकी। तो इन्होंने कहा कि इसकी एक प्रतिमा बनाई जाए। जयचंद ने एक प्रतिमा बनवाई, किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, और उसको गेट पे खड़ा करा दिया। यहाँ पर ये प्रतिमा स्टैचू यहाँ होनी चाहिए जहाँ से सारे लोग एंटर होते हैं, मतलब जहाँ पे द्वारपाल लोग होते हैं, तो वहाँ पर खड़ी करवा दी ये प्रतिमा, ताकि ये दिखाना चाह रहे थे सब लोगों को कि इसकी यही औकात है और ये गेट पे ही रहना चाहिए। इसकी औकात इतनी नहीं है कि हमारे बराबर और वैवाहिक संबंध जोड़े जाएं। और ये बात जब उसे पता चली पृथ्वीराज चौहान को, तो उसे कहाँ ही ठीक लगना था। और यहाँ से व्हाट्सएप पे तो मैसेज पहुँच ही चुका था, आओ मुझे बचा लो। तो वो आता है तुरंत गेट से संयोगता को लेके निकल लेता है। अब आंखों के सामने, दरबार के सामने ये सब हो जाए, राजा की लड़की का हरण हो गया और राजा ये कुछ कर नहीं पा रहा उसका। ये जानता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में अच्छे से ठीक ठाक, और ये इसके बारे में ठीक ठाक जानता है, और ये इसकी बेटी को लेके भाग गया। अब ये बेटी भाग गई, कोई किसी की बेटी लेके भाग जाए और ये कैसे नागवार गुजरेगा ही। तो हुआ क्या इसमें, जयचंद्र ने कहा कि इतना शक्तिशाली तो नहीं हूं कि मैं डायरेक्ट जाके इससे फाइट करूं और सारी चीजें ठीक। तो इसने गौरी को बुलाया, गौरी से कहा कि तुम आओ, गौरी को बुलाया कि तुम आओ और आक्रमण करो। हुआ क्या, तो गौरी आया। गौरी ने किससे? पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने आक्रमण कर दिया इस पर। पृथ्वीराज चौहान ने पटक के मारा इनको, मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह पराजित किया। चले गए, ये भाग गए वापस। अब जयचंद ने इससे फिर से कहा क्यों भाई क्या है ये? तो मोहम्मद गौरी कह रहे यार हार गए हम तो। जयचंद ने कहा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों जैसे हरकतें नहीं करते हैं। हमसे मिले होते तो हम बताए होते, पूछना तो चाहिए था, बिना बताए आक्रमण कर दोगे। तो जयचंद ने जो सारी कमियां ये जानता था पृथ्वीराज चौहान की, वो सारी बता दी इसको। किसकी सैन्य सुरक्षा में ये दिक्कत है, यहाँ इसकी कमी है, और यहाँ से रणनीतिक थोड़ी सी सहूलियत मिल सकती है और ऐसा कर सकते हैं। तो वही है कि किसी की कमजोरी अगर वहां तक दूसरे तक पहुंच जाए तो दुश्मन तो आसानी हो जाएगा उसको जीतना। तो इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान पे दोबारा आक्रमण किया। 1192 में इसको हरा देता है। किसको? 1191 में तो ये जीत गया पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी बार गौरी इसको हरा देता है। दूसरी बार आक्रमण करता है और ये हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। जयचंद बड़ा ही खुश, जयचंद बड़ा ही खुश, ये पकड़ के ले जाता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले गया, इसकी दोनों आंखें फोड़ देता है, आंखें फोड़ देता है, जेल में डाल देता है काफी समय। उस समय पृथ्वीराज चौहान के दरबारी हुआ करते थे चंद्र बरदाई, सारे लोग जानते होंगे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज रासो, इसका लेखन इन्होंने ही किया, चंद्र बरदाई ने। ये हुआ करते थे। ये एक दिन बताते हैं मोहम्मद गौरी को, काफी लंबा समय गुजरने के बाद। अच्छा उसके पहले क्या हुआ, इन्होंने इसको तो जीत लिया, बाद में जयचंद खुश। जयचंद ने सोचा क्या अब इसका शासन मेरा हो जाएगा। जयचंद ने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान तो हार ही गया, गौरी को यहाँ रहना नहीं है, तो गौरी क्या करेगा, ये पृथ्वीराज चौहान का शासन मुझे दे देगा। तो ये यहाँ आए, जयचंद आए यहाँ गौरी के पास। तो इन्होंने कहा कि हाँ अब तो ठीक है, सेटलमेंट हो गया अपना,
उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें कैसे छोड़ दें, तुम अपने दामाद के नहीं हुए, तुम अपनी बेटी के नहीं हुए, तो तुम हमारे कहाँ से ही होगे, अरे साइड से आओ। 1194 1194 चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, मार मार के बेहाल कर दिया इनको जयचंद को। गौरी जीता, गौरी ने कैसे हराया जयचंद को, आप खुद ही सोचो सही किया या गलत किया। मैं तो कहता हूँ एकदम सही किया। जब जो अपनी बेटी का और अपने दामाद का नहीं हो सका तो इसका क्या ही होता, ये तो बाहर ही था, कितने दिनों से जान पहचान थी। ये सारा ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर ये जीत गए, इसको ले जाता है पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बना के, दोनों आके फोड़ देता है। और वहाँ पर पहुँचते हैं चंद्रवरदाई बहुत समय बाद। तब वो कहते हैं क्या गौरी से, आपको पता है पृथ्वीराज चौहान के पास एक ऐसी अद्भुत कला है जिसे सुनकर और जिसे देखकर आप तो दंग हो जाएंगे। उन्होंने कहा क्या, कैसे, इन्हें शब्दवेदी बाण चलाना आता है। जैसे ये गौरी सुनता है तो उसे तो यकीन ही नहीं होता क्या है ये, होता क्या है। उनका ये ऐसा भी होता है कुछ। उन्होंने कहा कि जहाँ से आवाज़ आएगी ये वहाँ मतलब तीर मार देगा, और आंखें तो आपने निकाल ही ली तो बिना देखे तीर मार देगा। ऐसा होता भी है, ऐसा पॉसिबल है। तो फिर बात यही आती है, वो कहता है क्या कि हमारे यहाँ तो राजा दशरथ भी हुआ करते थे, ये सारी कहानी। कहता ओ माय गॉड, ऐसा हो सकता है, तो मैं इस दृश्य को देखना चाहूँगा। फिर सारा कुछ मैदान में सजाया जाता है, टीमठाम सारा कुछ देखा जाता है, और फिर वहाँ पर तीर कमान बढ़िया छिले हुए एकदम धारदार तीर इसको उपलब्ध कराए जाते हैं। तब ये कोड वर्ड में बात करता है, 4 गज 24, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और फिर यहाँ से ये कोड में बता देता है किसको, पृथ्वीराज को, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये मेजरमेंट दे रहा है। तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, इतनी इतनी दूरी पर यहाँ ताऊ पर सुल्तान है, इसके ऊपर सुल्तान बैठा है, आप बिल्कुल सीधा निशाना मार दो, निशाना मत चूको। तो कहता है मत चूको चौहान। तो ये डायरेक्ट जैसे ही पृथ्वीराज गौरी को मारता है वो तीर, तो गौरी की वहाँ मृत्यु हो जाती है। फाइनली फिर बाद में कुछ लेकर लिखते हैं कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को मार दिया और पृथ्वीराज ने चंद्रवरदाई को मार दिया, और इस तरह से इनका फिनिश होता है। तो ये सारी कहानी थी किसकी, पृथ्वीराज की और जयचंद वगैरह, ये चंद्रवरदाई। तो यहाँ इतना होता है। इसके बाद मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना था। गढ़वाल वंश में यही पृथ्वीराज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बस। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे भैया परमार वंश, परमार वंश। परमार वंश, अभी कैमरे के सामने ही देख के बोलना, कोई है भी नहीं क्लास में, बड़ा अजीब सा लगता है। क्लास भरी होती है तब अच्छा लगता है ऑफलाइन में। परमार वंश की बात कर रहे थे, तो सुनो, परमार वंश के आप संस्थापक लिख लो, संस्थापक। उतना फील नहीं आता इसमें। संस्थापक उपेंद्र परमार, उपेंद्र परमार, ठीक है। कौन है, उपेंद्र परमार। इन्हें कृष्णराज भी बोल देते हैं, कृष्णराज। इनके संस्थापक का नाम पूछा जाएगा, आप लिख दोगे। राजधानी लिख लो, राजधानी, राजधानी थी धारा नगरी, धारा नगरी, वही धार क्षेत्र। प्रतापी राजा, प्रतापी राजा सारे लोग जानते हो, बचपन से सुना है। प्रतापी राजा, राजा भोज, वही वाले राजा भोज हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली, गोविंदा का गाना बना है इस पर काफ़ी दिनों पहले। तो यही है भैया, ठीक है। तो इन्होंने तक्षशिला में सरस्वती मंदिर बनवाया था, तक्षशिला में सरस्वती मंदिर बनवाया था नहीं। और एक और काम इन्होंने किया था, क्या इन्होंने किया था, एक और काम वो किया था, भोपाल, भोपाल शहर की स्थापना करी थी। जो वर्तमान भोपाल शहर है इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, स्थापना। वहाँ पर झील भी है, भोपाल को वैसे भी झीलों का शहर कहते हैं। तो भोपाल शहर की स्थापना, मध्य प्रदेश में वो झीलों का शहर भोपाल है ये, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर झीलें कहाँ, उदयपुर में है,
ये तो आप बात की बातें हैं, सारी और जगह पढ़ोगे, इतिहास में तो नहीं। तो प्रतापी राजा इतना, मुझे लगता है इतना सफिशियंट है आपके लिए, इसमें परमार में और कुछ नहीं पढ़ना है, इस तरह से। आगे नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप।